आज हम इस वेब डेवलपमेंट के पार्ट में देखेंगे कि आप बेसिक टैग्स के अंदर कौन-कौन से टैग एचटीएमएल में यूज करते हैं। तो बेसिक टैग्स कौन-कौन से होते हैं, जिससे क्या स्ट्रक्चर बन पाएगा, आप उससे क्या-क्या वर्किंग कर पाएंगे, ये सारी चीजें आज मैं क्या-क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे आज हम कुछ बेसिक टैग्स देखने वाले हैं, जैसे किसी टैग्स को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, क्योंकि एचटीएमएल सपोर्ट करता है टैग्स को, और टैग्स को यूज करके ही आपका सारा काम होने वाला है, और आप स्ट्रक्चर को भी क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आज मैं केवल बात कर रहा हूं बेसिक टैग्स की। इमेज भी लगाना देखेंगे, हेडिंग भी लगाना देखेंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं, उनको यूज करके हम एक छोटा सा लेआउट तैयार करेंगे। फिर आने वाले पार्ट में आपके पास चीजें और बड़ी आने वाली हैं, जिससे हम अच्छे लेवल का एक प्रोफेशनल डिजाइन क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WS क्यूब टेक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्या देखा था? हमने लास्ट देखा था कि आप एचटीएमएल का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। एचटीएमएल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एचटीएमएल जो अपना पेरेंट टैग होता है, दो चाइल्ड को लेकर चलता है, हेड और बॉडी। हेड में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें बताई थी। बॉडी में क्या होता है, ये भी हमने क्या किया था, समझा था। अब हम उसके अंदर कुछ लेआउट बनाने के लिए बेसिक टैग्स को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो एचटीएमएल क्या करता है, सपोर्ट करता है टैग्स को। बट टैग्स में भी आप ये ध्यान रखिए ना, टैग्स के अंदर भी जो बिहेवियर होता है, टैग्स भी दो तरह के बिहेवियर पे काम करता है। एक होता है आपका ब्लॉक एलिमेंट। अब ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट बोलूं या मैं आपको ब्लॉक टैग बोलूं, और एक होता है आपका इनलाइन एलिमेंट। तो आपका ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, वो हम अभी साथ में ही क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ब्लॉक किसको बोलते हैं और इनलाइन किसको बोलते हैं। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो पूरी रो के स्पेस को कवर करेंगे, मतलब आपने जो लिखा वो पूरी एक लाइन में आएंगे, तो उसको हम ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं कि जितना आपने लिखा है कंटेंट, उतना एरिया कवर करना, वो आपका इनलाइन एलिमेंट होता है। तो ऐसे कुछ टैग्स होते हैं जो ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट के बिहेवियर में काम करते हैं, उसको भी हमें साथ में क्या करना है, क्लियर करना है, और इन चीजों को प्रैक्टिकली क्लियर करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना के रख रखा है, और इसके अंदर एक फाइल बना रखी है home.html। आप लोगों को फाइल क्रिएट करना मैं बता चुका था कि आप फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है, और यहाँ पे HTML, हेड, बॉडी, ये सारी चीजें यहाँ पे बना के रख रखी है, ये चीजें बता रखी है मैंने। अब हमें जो काम करना है, वो काम कहाँ करना है, बॉडी में करना है। अगर आप लोगों को भी एडवांस वेब डेवलपमेंट में लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस चाहिए, तो फॉर्म का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिल करिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और चीजों को क्लियर करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, ये एक HTML का स्ट्रक्चर है जो मैंने बना के रख रखा है, और आप लोगों को पहले बताया भी था। अब जो बेसिक टैग्स यूज करेंगे, वो हम बॉडी के अंदर यूज करेंगे। काम करने का तरीका, फ्लो क्या होगा, जैसे अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है कि सर ये आपने फाइल बना रखी है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको डिलीट करके एक नई फाइल बना के आपको स्ट्रक्चर का लॉजिक बता देता हूं। यहां पे हम क्या करते हैं, एक फाइल बना देते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं home.html। चलिए, हमने एक HTML की फाइल क्या कर दी, क्रिएट कर दी, और इस HTML की फाइल को सबलाइन में क्या करूंगा, ओपन कर दूंगा। यहां गया और यहां जाके सबलाइन में ओपन कर दिया। ब्लैंक हो गया क्योंकि डिलीट कर दी। सबसे पहला टैग आपका क्या होता है, HTML टैग। HTML क्या करता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्लोज होता है, फिर इसके अंदर आता है हेड टैग। हेड टैग स्टार्ट होता है, क्लोज होता है, बॉडी टैग। बॉडी टैग स्टार्ट होता है और क्लोज होता है। और दो तरह के टैग्स भी होते हैं, आप लोगों को क्लियर था, दो तरह के टैग, एक ओपन और एक क्लोज। और वो कौन कौन से हैं, वो हमने नहीं समझा था, वो आज हम समझेंगे कि कौन से टैग ओपन होते हैं, कौन से टैग क्लोज होते हैं, और जिसको यूज करके आप स्ट्रक्चर को बना पाएंगे। तो आज हम जो पहला बेसिक टैग्स देखने वाले हैं, वो है बोल्ड। एक्चुअली हम बोल्ड टैग को सबसे पहले क्लियर करेंगे। बोल्ड टैग का काम क्या होता है, पहले आप ये समझिए। देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को आता होगा, मगर चीजें रिवाइज हो जाएंगी और आप अच्छे लेवल पे अपने आप को तैयार कर पाएंगे। बोल्ड टैग का काम क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना, डार्क करना, गाढ़ा करना, ऐसा लगेगा कि वो टेक्स्ट आपके सामने डार्क मोड में आ रहा है। और ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम कोई डॉक फाइल बनाते हैं, वहां भी अगर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करते तो हाईलाइट हो जाता है। तो बोल्ड का काम है डार्कनेस देना, थोड़ा गाढ़ा कर देना। बोल्ड के लिए जो टैग यूज होगा, उसके लिए हम यूज करेंगे बी नाम का टैग। बी इसकी शॉर्ट फॉर्म है बोल्ड की। बी नाम का टैग स्टार्ट होगा और बी नाम का टैग आपका क्लोज होगा। पहले आपको यह समझना है कि ये टैग कौन सी वैरायटी में, ओपन है या क्लोज है। जो टैग अपने आप को स्टार्ट करके क्लोज करता है, वो आपका क्लोज टैग होता है, वो आपका पेयर टैग होता है। ये ध्यान रखिएगा, पेयर और क्लोज सेम टाइप के होते हैं, और इसके बीच में अगर आपने कुछ भी लिखा, वो आपके सामने बोल्ड हो जाएगा। अगर आपने हेलो लिखा, तो हेलो आपके सामने क्या होगा, बोल्ड मिलेगा। चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिकली इसको। देखिए, यहां जाते हैं और यहां जाके मैं बी टैग के अंदर क्या करता हूं, वेलकम लिख लेता हूं। चलिए, वेलकम टू WS लिख लेता हूं। नॉर्मल क्या था, देखिए, मैं ओपन इन ब्राउजर करता हूं, नॉर्मल कुछ इस तरह से आ रहा है आपके सामने। देखिए, दिख भी रहा है, कुछ इस तरह से नॉर्मल है, मतलब बोल्ड नहीं है, हाईलाइट नहीं है, डार्क नहीं है। अगर आपको इसको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए यूज करेंगे बी नाम का टैग। मतलब बी टैग बोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। बी का काम होता है आपके कंटेंट को, आपके टेक्स्ट को थोड़ा हाईलाइट और बोल्ड कर देना। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो डार्क मोड में आपके सामने क्या होगा, दिखेगा। मैं यहां पे रिफ्रेश कर रहा हूं, आपके सामने बोल्ड होता हुआ नजर आएगा। बी टैग
एक इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? बी टैग उतना ही स्पेस कवर करता है जितना इसके अंदर कंटेंट है। जैसे मैंने एंटर देके यहां पे वेलकम लिखा, तो आप लोगों के मन में एक डाउट आएगा कि सर वेलकम यहां पे नीचे आएगा क्या? नहीं आएगा। लॉजिक क्लियर है कि बी उतना ही स्पेस कवर करता है जितना उसका कंटेंट है। बी एक इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि एक लाइन में चार बंदे बैठे हैं, एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में चार बंदे बैठे हैं, तो पहला बंदा उतना ही स्पेस ले रहा है जितनी उसकी जगह है, एक चेयर के बराबर, दूसरा दूसरी चेयर के बराबर। अगर एक लाइन में एक बंदा बैठता है तो वो बन जाता है ब्लॉक एलिमेंट, और एक लाइन में अगर चारों लाइन वाइज बैठे हैं तो वो एक इनलाइन एलिमेंट के बिहेवियर में है। तो बी आपका इनलाइन एलिमेंट है, और वेलकम आपका नीचे नहीं आने वाला, वेलकम इसके बाद ही चिपका हुआ आ जाएगा। तो इनलाइन एलिमेंट का डेफिनेशन आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो कंटेंट के अकॉर्डिंग स्पेस को कवर करे वो आपका इनलाइन एलिमेंट होता है। ये मैं बार बार क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। तो सामने वाला बंदा टैग तो पढ़ चुका है मगर टैग के बिहेवियर को नहीं समझ रहा, टैग किस बिहेवियर में काम कर रहा है, इनलाइन या ब्लॉक एलिमेंट, वो चीजें आपको समझनी है। तो अभी आपको बोल्ड का काम पता चल गया। बोल्ड का काम है डार्क करना, गाढ़ा करना, हाईलाइट करना। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और टैग आता है। अगर आप बोल्ड यूज नहीं करना चाहते तो आप यहां पे यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग नाम का टैग। स्ट्रॉन्ग टैग का भी काम होता है आपके किसी भी कंटेंट को बोल्ड और हाईलाइट करना। स्ट्रॉन्ग भी क्या करता है? बोल्ड और हाईलाइट करने का काम करता है। सेम है, देखिए आउटपुट सेम है। मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, इसके अंदर लिख के दिखा देता हूं। जैसे मैंने ये जो बी है इसके नीचे मैंने एक स्ट्रॉन्ग नाम का टैग लिया, और वेलकम यहां पे मैंने आपके सामने लिख दिया। स्ट्रॉन्ग के अंदर जो वेलकम है वो भी बोल्ड होकर आएगा, बी के अंदर जो वेलकम टू डब्ल्यूएस है ये भी बोल्ड होकर आएगा। राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करते हैं, ये देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं। मन में मेरे एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है? अगर दोनों दिखने में सेम है तो एचटीएमएल ने दो टैग्स क्यों बना रखे हैं? मतलब आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है, फिर एचटीएमएल ने टैग्स को क्यों बना रखा है, क्यों इस लॉजिक के लिए रख रखा है? तो थोड़ा सा मैं आपके सामने क्लियर करता हूं, आप समझिएगा। एचटीएमएल का कहना है कि जो बोल्ड होता है और जो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग जो होता है वो एसईओ के केस में ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आप किसी सर्च इंजन पे जाके किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं और वहां पे अगर आपने स्ट्रॉन्ग के अंदर कोई कंटेंट लिखा है तो वो ज्यादा ऊपर सर्च होके आएगा एज ए बोल्ड के मुकाबले। तो आपको अगर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप बी को यूज ना करके स्ट्रॉन्ग को यूज करिए। अगर मैं डेवलपर हूं, मैंने बोल्ड यूज कर लिया, मेरे लिए कोई गलती नहीं है, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग और बी दोनों बराबर हैं। मगर एसईओ के प्रोसेस से, सर्च इंजन के प्रोसेस से स्ट्रॉन्ग ज्यादा पावरफुल है बोल्ड के मुकाबले, तो आप स्ट्रॉन्ग को यूज करिए। तो आपको ये दोनों टैग्स पता चल गए होंगे, बोल्ड क्या काम करता है, स्ट्रॉन्ग क्या काम करता है, इसमें कहीं भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम आगे के टेक्स्ट को देखते हैं। जैसे मुझे ना फॉन्ट को क्या करना है, इटैलिक करना है। इटैलिक का मतलब क्या होता है? जो आपने टेक्स्ट लिखा, जैसे आपने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे हेलो, तो हेलो आपके सामने क्या होगा? टिल्ट हो जाएगा। टिल्ट होने का मतलब तिरछा नजर आएगा। अगर किसी भी कंटेंट को आपको तिरछा नजर करना है या आपको उसको इटैलिक के फॉर्मेट में बनाना है, मतलब आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट एक तिरछे शेप में नजर आएगा, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं आई टैग। आई टैग का काम होता है इटैलिक करना। जैसे मैं यहां पे जाता हूं और यहां जाके आपके सामने आई टैग को यूज करके दिखाता हूं। मैंने आई में यहां पे लिख दिया है वेलकम। देखिए कंटेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट वैसे भी कंपनी में काम करेंगे तो वो आपको देगा, बट टैग्स का पता होना चाहिए कि टैग्स कौन से कहां पे यूज होंगे। अब देखिए मैं आपके सामने यहां पे रिफ्रेश करता हूं, तो रिफ्रेश करते ही आपके सामने जो इटैलिक होगा, इटैलिक एक टिल्ड मोड में आ जाएगा, एक तिरछे मोड में आपके सामने दिख जाएगा। तो इटैलिक का काम होता है किसी भी कंटेंट को टिल्ट करना, तिरछा करना, जिससे आप टेक्स्ट पे थोड़ा सा उसको स्टाइल कर पाए। अब आते हैं नेक्स्ट टैग पे। देखिएगा नेक्स्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि नेक्स्ट क्या है अपना। अब एक लॉजिक देखिएगा, आई भी अपना क्या है? इनलाइन एलिमेंट है। बी भी अपना इनलाइन एलिमेंट है। स्ट्रॉन्ग भी अपना इनलाइन एलिमेंट है। तीनों अपने इनलाइन एलिमेंट है। तो यहां पे बिल्कुल डाउट मत रखिएगा कि सर इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। जितना उनका कंटेंट उतनी जगह इनलाइन एलिमेंट उसको बोलते हैं। अब आपका कहना है कि सर ये जो अपना कंटेंट आ रहा है ना, ये इटैलिक, इस इटैलिक कंटेंट को नीचे लेके जाना है। तो इसको पूरा करने के लिए आपके सामने आता है एक ब्रेक नाम का टैग। देखिए जो ब्रेक टैग होता है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। ब्रेक टैग का काम होता है लाइन को ब्रेक करना, मगर ब्रेक एक ओपन टैग है। ओपन टैग कैसे है? क्योंकि बीआर टैग स्टार्ट होता है और बीआर टैग लास्ट में क्लोज हो जाता है। इसका अलग से कोई क्लोजिंग नहीं है। जिसकी स्टार्टिंग क्लोजिंग एक में ही है तो वो आप समझ जाइए ओपन टैग है। आप उसको बोल सकते हैं कि उसकी पेयरिंग नहीं है, अनपेयर टैग है। जिसकी पेयरिंग होती है वो क्लोज कहलाता है, जिसकी पेयरिंग नहीं होती वो आपका ओपन टैग होता है। तो
बीआर आपका ऊपर टैग है और बीआर का काम क्या होता है, लाइन को ब्रेक करना, लाइन को ब्रेक करके कंटेंट को नई लाइन में लेके आना। तो जैसे सामने वाला बंदा जाके यहां पे क्या करता है, बीआर को यूज करता है, तो आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी और लाइन ब्रेक होकर आपका कंटेंट नेक्स्ट लाइन में नजर आ जाएगा। देखिएगा मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं, आपका कंटेंट नेक्स्ट लाइन में आ गया और जैसे मैंने एक बार और बीआर टैग यूज किया तो आपका कंटेंट फिर से नेक्स्ट लाइन में नजर आएगा, एक और लाइन का गैप आ जाएगा। तो बीआर टैग का काम आपको पता चल गया होगा। बीआर टैग एक लाइन को ब्रेक करने वाला टैग है, मगर एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चन पूछे कि बीआर आपका इनलाइन है या ब्लॉक एलिमेंट है तो क्या बताएंगे आप लोग। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, बीआर अपने पास किसी को आने नहीं दे रहा, बीआर पूरी रो का स्पेस कवर कर रहा है, तो वो एक क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, वो इनलाइन एलिमेंट नहीं है। इनलाइन एलिमेंट होता तो आपका कंटेंट ऊपर चिपका हुआ रहता, तो बीआर आपका ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब पूरी रो का स्पेस कवर करना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए ब्लॉक एलिमेंट में मैं एक चीज और बता देता हूं, आप स्पेस कम भी कर देंगे तब भी लेफ्ट और राइट से किसी को नहीं आने देगा। मतलब आपका कहना है कि सर हम आगे चल के या हम सीएसएस के लॉजिक से कम कर देंगे स्पेस। क्लियर लॉजिक है कि जो भी ब्लॉक एलिमेंट होगा उसके लेफ्ट और राइट से कोई भी बंदा नहीं आ सकता, वो अकेला बंदा एक सिंगल रो में नजर आएगा। तो ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन बार बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं जिससे आपके माइंड पे चिपक जाए कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। आगे टैग्स देखते हैं। देखिए आपको अगर किसी कंटेंट को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करने का मतलब है कि जो आपका कंटेंट है उसके नीचे एक लाइन लेके आना। जैसे मैंने यहां पे वेलकम लिखा है, वेलकम के जस्ट नीचे एक लाइन लेके आना है। तो अंडरलाइन लाने के लिए आप यहां पे यूज कर सकते हैं यू नाम का टैग। यू टैग हम यहां पे स्टार्ट करते हैं, यू टैग क्लोज करते हैं। जो भी इसके बीच में लिखेंगे, जैसे मैंने यहां पे वेलकम टू आईआईपी लिखा, वो आपके सामने एक अंडरलाइन के फॉर्मेट में नजर आएगा। मैं यहां पे जाके रिफ्रेश करता हूं, आपको अंडरलाइन नजर आ जाएगा। अब आपका कहना है कि सर ये जो कंटेंट है ये तो नीचे चाहिए, तो बीआर टैग लगा दीजिए। यहां पे बीआर टैग को लगा सकते हैं और बीआर टैग को लगा के आप यहां पे कोड को देखेंगे तो आपके सामने आउटपुट एक नई लाइन में नजर आने लग जाएगा। और एक चीज का और ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर देता हूं, कोड को लिखने की जिम्मेदारी, मैं यहां पे टाइटल मिस कर चुका था, टाइटल में यहां पे लिख देता हूं। टाइटल में हम लिख देते हैं बेसिक टैग्स। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप एक एज ए डेवलपर आगे काम करेंगे तो कोड को स्टैंडर्ड रखना आपकी जिम्मेदारी है। कभी भी कोड को ऐसा नहीं रखना कि कोड आपका बिखरा हुआ लगे। जब भी सामने वाला बंदा या कोई सीनियर डेवलपर आपकी कोड को देखे तो उसको लगे कि आपने कोड को अलाइनमेंट करके काम किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पेरेंट के अंदर जो चाइल्ड होगा वो एक टाइप के स्पेस के साथ में आना चाहिए, जिससे सामने वाले बंदे को आपके कोडिंग का लेवल नजर आए, उसको लगे कि इस बंदे ने दमदार काम कर रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं, मैं यहां पे चलता हूं। तो अंडरलाइन भी आपको क्लियर हो गया, अंडरलाइन भी एक इनलाइन एलिमेंट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर आपको अपने पेज में हेडिंग देनी है, हेडिंग देने का मतलब है बहुत बड़ा कंटेंट, तो एचटीएमएल क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है हेडिंग के लिए टोटल 6 टाइप के टैग। एचटीएमएल के पास हेडिंग की वैरायटी है, हेडिंग के लिए एचटीएमएल के पास टोटल 6 टाइप के टैग्स हैं। हेडिंग के लिए वो यूज करता है आपने सामने H1 से लेके S6 तक का टैग, और हेडिंग के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है कि हेडिंग अपने पास लेफ्ट और राइट से किसी को नहीं आने देगा। हेडिंग की जो प्रायोरिटी है वो टॉप टू बॉटम कैसे चलती है, H1 टैग सबसे बड़ी हेडिंग होगी और S6 सबसे छोटी होगी। S2 भी होता है आपके सामने, S3 भी होता है आपके सामने, H4 भी होता है आपके सामने और S5 भी होता है। तो हेडिंग टैग का क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है कि H1 सबसे बड़ा होता है, S6 सबसे छोटा होता है, मगर ये सीक्वेंस नहीं है कि H1 ऊपर ही यूज होगा। जरूरत होगी तो मैं H2 को भी ऊपर यूज कर सकता हूं। बस आपको प्रायोरिटी ये पता होनी चाहिए कि कौन सा टैग कितना बड़ा कंटेंट लेके आएगा। तो H1 टैग सबसे बड़ा कंटेंट, S2 उससे छोटा, S3 उससे छोटा और सबसे छोटा कंटेंट S6 लेके आएगा। तो H1 से लेके S6 टैग को यूज कर सकते हैं एज ए हेडिंग। और हेडिंग टैग एक चीज का ध्यान रखिएगा कि पूरा का पूरा एक ब्लॉक एलिमेंट है, वो अपनी रो में किसी को नहीं आने देगा। जैसे और H1 सबसे बड़ा कंटेंट होगा आपके पेज का। मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, यूज करके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मुझे H1 में लिखना है यहां पे अबाउट अस, ये ध्यान रखिएगा, अबाउट अस, अबाउट अस लिखना है। अबाउट अस जो है वो H1 टैग में लिखा है। H1 टैग आपके पेज का सबसे बड़ा कंटेंट है। मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं, आपको नजर आ जाएगा। तो देखिए एक नोटिस करिएगा, जो मैंने H1 में लिखा वो इसके पास तो आया नहीं और ना मैंने इसके आगे ब्रेक दिया है। तो H1 टैग आपका ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट पूरी रो की जगह को क्या करता है, कवर करता है। आपको देने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी अलग लाइन में आएगा। और H1 सबसे बड़ा है, S2 इससे क्या है, छोटा है। मैंने S2 में कुछ लिख दिया, जैसे मैंने S2 में लिख दिया वेलकम, तो वेलकम क्या होगा, H1 से अपना छोटा नजर आएगा। देखिएगा ऐसी सीक्वेंस क्या होगा, घटता चला जाएगा। एक आपको पॉइंट लिखवा देता हूं जिससे आपको चीजें क्या होंगी, याद होगी। पॉइंट ये लिखिएगा कि किसी भी पेज में अगर आपका कोई भी पेज बनता है, ये एसईओ से रिलेटेड पॉइंट है, सर्च इंजन से रिलेटेड पॉइंट है। अगर कोई भी आपका एचटीएमएल का पेज बनता है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि H1 टैग एक पेज में एक बार लेके आइए, क्योंकि सबसे बड़ी हेडिंग आपके पेज की एक ही हो सकती है।
हम मल्टीपल हेडिंग को बड़ा नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, डेवलपर है, कुछ भी कर सकता है, मगर आगे चल के चेंजेस ना करना पड़े तो आप फिट कर लीजिए अपने माइंड में कि H1 टैग आपके पेज में एक बार यूज होगा, बाकी सारे टैग्स कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। H2 मल्टीपल टाइम यूज करिए, H3 मल्टीपल टाइम यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर H1 टैग एक पेज में एक बार ही यूज करिए, जिससे सर्च इंजन को पता रहे कि ये सबसे बड़ा कंटेंट क्या होने वाला है, सर्च होने वाला है, और आपके सामने रिजल्ट क्या कर सके, डिस्प्ले कर सके। ये एक नोट है, मतलब जरूरी नहीं है डेवलपर ने अगर H1 दो बार यूज कर दिया बाद में आपको चेंज करना पड़ेगा, 100% है कि आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपके हेडिंग के सीक्वेंस है, आप सीक्वेंस वाइज यूज कर सकते हैं, जैसे S3 उससे छोटा, S4 उससे छोटा, S6 सबसे छोटा, और जो जब सबसे ज्यादा हेडिंग यूज होती है वो H1 एक बार चलो यूज हो गई, H2 मल्टीपल टाइम यूज हो जाएगी, S3 भी यूज हो जाती है, H4 हो जाती है, मगर H5 और S6 बहुत छोटे केस में, या बहुत मतलब ऐसा ही केस आएगा कि बहुत कम यूज हो। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि H5 जो होगा, मैंने यहां पे देखिए H5 नहीं लिखा, H4 लिख दिया, देखिएगा। तो H5 क्या है कि आपका H5 और S6 बहुत कम चांस होगा कि यूज हो, बाकी H1 से लेके S4 तक की हेडिंग यूज होती है, बराबर वेबसाइट्स में यूज होती है, ठीक है। तो आपको हेडिंग के टैग भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर आपको पैराग्राफ डिस्प्ले करना है, मान लीजिए कोई कंटेंट ऐसा है जिसमें 2-4 लाइन है, उसको डिस्प्ले करना है, तो HTML आपको देता है एक पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के लिए आप यहां पे यूज करेंगे P नाम का टैग, जैसे मैं यहां पे P टैग को यूज करता हूं। P टैग भी आपका एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि पैराग्राफ में अगर आपने कुछ लिखा तो वो पूरी लाइन की रो को क्या करेगा, कवर करेगा। तो wsqtech.com से कुछ कंटेंट हम यहां से क्या करते हैं, ले लेते हैं। जैसे मैंने ये कंटेंट लिया, ये कंटेंट लेके मैंने पास कर दिया, एक बार देखिएगा, मैंने ये कंटेंट लिया, कंटेंट लेके मैंने यहां पे पास कर दिया। तो पी टैग का मतलब क्या होता है आप समझिएगा। पी टैग का मतलब ये नहीं होता कि एक वर्ड लिखना है, पी टैग रिप्रेजेंट करता है लाइंस को, पैराग्राफ को। अगर आपका पैराग्राफ का कंटेंट है तो पी को पकड़ के यहां पे दीजिए, और जैसे ही आप यहां पे रिफ्रेश करेंगे आपका पैराग्राफ का कंटेंट दिख जाएगा। और अगर आपके पेज में 2 पैराग्राफ है तो 2 बार पी टैग का यूज होगा, कंटेंट बदल दीजिएगा। मैं आप पी टैग स्टार्ट करता हूं, क्लोज करता हूं, मान लीजिए ये भी एक पैराग्राफ है, इसको भी लिखना है, तो मैं इसको यहां से कॉपी करके यहां पे पास कर देता हूं, तो आपके 2 पैराग्राफ का कंटेंट यहां पे नजर आएगा। तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं कि अगर मल्टीपल आपके पैराग्राफ हैं तो मल्टीपल पी टैग यूज करने, एक पी टैग में आपका काम नहीं चलेगा। डाउट बिल्कुल भी मत रखिएगा, चीजों को बहुत क्लियर करके चलिएगा, कहीं भी आपको नहीं आएगा और आप एक अच्छे लेवल के डेवलपर बनके तैयार हो जाएंगे। अब बात होती है कि जैसे पैराग्राफ भी आपको क्लियर है, अब मुझे ना अपने पेज में एक हॉरिजॉन्टल रो देनी है। हॉरिजॉन्टल रो का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आपका एक पेज है, मुझे इस पेज के अंदर एक पूरी लाइन यहां पे देनी है। देखिए अभी मैं टैग की बात कर रहा हूं, मैंने ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट की बात की, मैं अभी टैग के एट्रीब्यूट्स की बात मैंने नहीं की है। अब एट्रीब्यूट्स धीरे से आपके पास क्या होने आने वाले हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। देखिए कुछ जो टैग्स होते हैं वो कुछ एट्रीब्यूट्स को भी लेके चलते हैं, वो क्या होंगे अभी हम देखेंगे। देखिए अभी यहां पे मुझे क्या करना है, एक पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन को लाने के लिए एक टैग होता है जिसका नाम है एचआर टैग। एचआर भी एक अपना क्या है, ओपन टैग है। पहले आप समझ जाइएगा कि एचआर भी अपना एक क्या है, ओपन टैग है। ओपन टैग की डेफिनेशन क्लियर है कि टैग स्टार्ट होगा और उस वहीं पे अपना क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो एचआर एक ओपन टैग है। एचआर का काम होता है हॉरिजॉन्टली रो देना। तो जैसे मैं यहां पे जाता हूं, जाके मैंने यहां पे बोला कि मुझे ना एक रो देनी है, यहां पे रो देने का मतलब एक लाइन देनी है। लाइन ये बॉर्डर की जैसा नजर आएगा, बॉर्डर जैसा, अंडरलाइन जैसा नजर नहीं आएगा, पूरी एक लाइन आपके सामने नजर आ जाएगी। देखिए पूरी लाइन आ रही है। आपको लगता है कि एक जगह और लाइन देनी है, तो मैं यहां से उठा के यहां पे पास कर देता हूं, फिर आपके सामने लाइन नजर आ जाएगी, देखिएगा आ गई। फिर आप इसको उठा के यहां भी पास कर सकते हैं, एक और लाइन नजर आ जाएगी। तो जहां जहां यूज करेंगे वहां वहां आप सेक्शन को क्या कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे। तो एचआर का काम होता है हॉरिजॉन्टली रो देना। अब एक क्वेश्चन मेरा यहां पे है कि मुझे अगर एचआर की लाइन को छोटा करना हुआ तो क्या करेंगे, मुझे एचआर की लाइन को बड़ा नहीं करना। तो एचआर यूज करता है कुछ एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये जो एचआर है, एचआर के पास एट्रीब्यूट्स हैं। अब एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट्स एक तरह के पैरामीटर होते हैं जो टैग्स में यूज होते हैं। पैरामीटर जैसे सर एचआर के अंदर यहां पे आपके क्या यूज होंगे, एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या है, एक तरह का पैरामीटर। अब पैरामीटर का जो नाम होगा वो फिक्स होगा, वैल्यू आप बदल सकते हैं। नाम फिक्स होने का मतलब एचआर की विड्थ को क्या करना है, छोटा करना है। तो विड्थ नाम का एक एट्रीब्यूट मिलेगा, उसको यूज करके आप उसके अंदर जो विड्थ डालेंगे वो उसके अकॉर्डिंग छोटा बड़ा हो सकता है। एचआर के अंदर एक और एट्रीब्यूट है अलाइन। अलाइन का मतलब ये होगा कि एचआर के अंदर आप अलाइनमेंट दे सकते हैं कि उसको लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, सेंटर रखना है। अगर विड्थ छोटी हुई तो कहां रखनी है, लेफ्ट में। विड्थ अगर बड़ी है तो चलो पूरी आ रही है, विड्थ छोटी है तो राइट में, सेंटर में, कहां करना है। तो इसके दो एट्रीब्यूट को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे।
एट्रीब्यूट यूज होते हैं जहां पे हमारा टैग स्टार्ट होता है, जैसे हमारा टैग स्टार्ट हो चुका है इसके अंदर। और जरूरी नहीं है कि एट्रीब्यूट ओपन के अंदर यूज होंगे, एट्रीब्यूट आपके ओपन और क्लोज दोनों टैग के अंदर यूज हो सकते हैं। पर एचआर के एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं, इसको किसी और टैग के साथ में कनेक्ट मत करिएगा, इसको एचआर के साथ में ही यूज करिएगा। चलिए देखते हैं, एक बार यहां जाते हैं। यहां जाके मैंने बोला कि इसका एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है अपना विड्थ। विड्थ एचआर का एट्रीब्यूट है, मैंने बोला 50%। तो जो लाइन आ रही है वो 50% होके क्या होगी, छोटी हो जाएगी। देखिएगा, मैं यहां पे जाके रिफ्रेश करता हूं, यहां पे 50% लाइन आ रही है, देखिएगा। अब लाइन का जो अलाइनमेंट है वो क्या है, सेंटर है। तो यहां पे दूसरा एट्रीब्यूट का नाम है अलाइन। अलाइन का काम क्या होगा, अलाइन का काम होगा आपकी लाइन को लेफ्ट राइट सेंटर कहां करना है, तो मैंने बोला लेफ्ट, तो आपकी लाइन लेफ्ट में नजर आएगी। तो ये इसके एट्रीब्यूट है। अलाइन के अंदर 3 वैल्यू आपके पास होने वाली है, मैं यहां पे लिख देता हूं। अलाइन 3 वैल्यू को ले सकता है, लेफ्ट को ले सकता है, आपके सामने राइट को ले सकता है, और आपके सामने सेंटर को लेकर आ सकता है। सेंटर डिफॉल्ट वैल्यू होती है, क्योंकि डिफॉल्ट में आपका वो सेंटर में नजर आ रहा था, देखिएगा यहां पे। और आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी आपको हेडिंग का टैग क्लियर हो गया, बोल्ड इटैलिक क्लियर हो गया, अंडरलाइन क्लियर हो गया, आपको पैराग्राफ क्लियर हो गया। अब अपने पेज में मुझे क्या यूज करनी है, इमेज। अगर मुझे अपने पेज में इमेज को यूज करना है तो मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा, इमेज को यूज करने के लिए हम क्या लॉजिक और क्या पैटर्न का यूज करेंगे, वो अभी हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। देखो, इमेज को डिस्प्ले करने के लिए एक लॉजिक का ध्यान रखिएगा कि इमेज को डिस्प्ले करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आपके इमेज का पाथ कोई लाइव यूआरएल हो सकता है। लाइव यूआरएल का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो ये इमेज लगानी है, तो ये इमेज तो WSQTech की वेबसाइट है, यहां से आप इमेज का पाथ ले सकते हैं। कैसे पाथ लेना है थोड़ा सा समझा देता हूं। आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करिए, इंस्पेक्ट करने के बाद आपके सामने यहां पे देखिएगा, नीचे करिएगा, ये एक यूआरएल नजर आएगा, इसको ओपन कर दीजिए। ये जो लाइव पाथ है इसको कनेक्ट करके भी मैं अपने पेज पे इमेज को क्या कर सकता हूं, डिस्प्ले कर सकता हूं। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इमेज को लोकल सिस्टम में रख के यूज कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अगर इमेज हमारी लोकल सिस्टम में हुई तो कैसे यूज करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको कहीं फोल्डर से इमेज को ले आना है। जैसे मैं ना कहीं से भी जाके लेके आ जा रहा हूं, ये जैसे वेब 5 PM नाम का एक फोल्डर है, इसमें डे 1 में मेरी कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैं यहां से ले लेता हूं। जैसे देखिए, ये इमेजेस है, इमेजेस को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। ये ध्यान रखिएगा, मतलब आप कहीं से भी कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि मैं जो जिस फोल्डर से कर रहा हूं वो आपके पास हो, ये तो होगा ही नहीं। क्योंकि आप अपने सिस्टम से इमेज को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहां से कॉपी करिएगा। कॉपी करके आप अपने फोल्डर में जाइए जहां हम काम कर रहे हैं, वेब वाई, और ये है अपना बेसिक टेक्स्ट। यहां पे आप एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाइए। इमेजेस नाम का हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। देखिए, बाहर रख के काम मत करिएगा, क्योंकि हमें कुछ भी काम बिखरा हुआ नहीं चाहिए, हमें काम एकदम सिस्टमैटिक और प्रोफेशनली करना है। तो इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर आप इमेजेस को यहां पे रख दीजिए। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इमेजेस आपके सामने दिखनी चाहिए। और कभी कभी ना इमेज का पाथ आपको नहीं आता, जैसे 1.jpg है, ये जेपीजी नजर नहीं आएगा, तो आप व्यू में जाके शो में जाके फाइल नेम एक्सटेंशन को शो रखिएगा। अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि जेपीजी है, पीएनजी है, क्या है। तो ये जो एक्सटेंशन है इसको ऑन करके रखिएगा, फाइल नेम एक्सटेंशन को, इसको ऑन करके रखेंगे तो आपको इमेज का नाम पता चलेगा। अब आते हैं कि हम इमेज को डिस्प्ले कैसे करेंगे। क्योंकि इमेज को हम अपने फोल्डर में ले आए, हम बेसिक टेक्स्ट के अंदर, ये मेरी फाइल है, यहां पे मैं काम कर रहा हूं, इस फोल्डर में मैं इमेज को क्या लेके आ गया। अब मुझे क्या करना है, इमेज को कनेक्ट करना अपनी फाइल में। तो कैसे कनेक्टिविटी होगी, क्या लॉजिक होगा, देखिए। इमेज को डिस्प्ले करने के लिए आपका जो टैग काम आता है वो आता है आपका IMG टैग। हमारा IMG जो टैग होता है वो इमेज को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। IMG भी एक ओपन टैग है। ओपन टैग हम पता है कितने पढ़ चुके हैं, तीसरा ओपन टैग पढ़ रहे हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं BR, फिर HR, ये IMG। IMG यूज करेगा कुछ एट्रीब्यूट्स को, क्योंकि IMG लिखने से इमेज तो आएगी नहीं। तो IMG क्या यूज करेगा, कुछ एट्रीब्यूट्स को यूज करके ये इमेज को क्या करेगा, आपके सामने डिस्प्ले करेगा। तो IMG के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको कैसे हम यूज करते हैं, वो सारी चीजों पे हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिएगा, मैं यहां जाता हूं और यहां जाके मैं नीचे की साइड, देखिए यहां पे आएगा आपका IMG टैग, और IMG टैग आके यहां पे बंद हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, IMG टैग स्टार्ट हुआ, बंद हुआ, यहां पे बीच में यूज होंगे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स एक तरह के पैरामीटर हैं। ये जो IMG के एट्रीब्यूट्स है वो IMG में यूज करिएगा, किसी और टैग में मत यूज करिएगा। ऐसा माइंड मत लगाइएगा कि IMG का एट्रीब्यूट पैराग्राफ में यूज करें, नहीं चलेगा। IMG का एट्रीब्यूट IMG में चलेगा। तो IMG कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को लेके आता है वो समझते हैं। देखिए, IMG टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है, यहां पे मैं इधर बंद कर रहा हूं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे टैग बंद हो रहा है। IMG के अंदर जो सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है वो होता है SRC। SRC की फुल फॉर्म होती है सोर्स का मतलब होता है पाथ। आप यहां पे पाथ दीजिए कि आपकी इमेज कहां पे है, क्योंकि सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है SRC। तो यहां जाएंगे और जाके आप यहां पे देंगे SRC। देखिएगा, SRC के फुल फॉर्म है सोर्स में चाहिए आपको पाथ।
पाथ आपको क्या करना है, यहां से निकालना है, सिंपल सा इस इमेज का पाथ है। बहुत सारे बंदे ना गलती ये करते हैं कि ये पूरा पाथ डाल देते हैं। जैसे ये देखिए सी ड्राइव में यूजर प्रदीप करके पूरा पाथ बना हुआ, ये पूरा पाथ उठाएंगे, उठा के इसके बीच में यहां पे डाल देंगे। नहीं गलती करनी, ये ध्यान रखेगा, आपको बहुत रिलेटिव पाथ देना है। ऐसा पाथ नहीं देना जो बहुत बड़ा है, और ऐसा भी पाथ नहीं देना कि अगर मैं ये फाइल किसी को ट्रांसफर करता हूं तो उसके सिस्टम में ये ना चले, क्योंकि ये जो प्रदीप नाम से पाथ है वो मेरे सिस्टम का है, आपके सिस्टम में नहीं चलेगा। तो आपको मैं एक ऐसा लॉजिक बताता हूं जिससे अगर आप कभी ये पूरा फोल्डर ट्रांसफर करते हैं तो सामने वाले बंदे के पास भी ये प्रोजेक्ट पूरा सही से चलता हुआ नजर आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप इस फाइल में काम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये एचटीएमएल की फाइल है और ये इमेजेस फोल्डर। अगर आपकी एचटीएमएल की फाइल और इमेजेस का फोल्डर पास में है तो आपको यहां पे लिखना है फोल्डर का नाम, मैंने यहां पे लिख दिया इमेजेस। ये जो इमेजेस है मैंने इस फोल्डर का नाम लिखा, ध्यान से देखिएगा, और स्लैश करके बस यहां पे फाइल का नाम। तो फाइल का नाम यहां पे क्या है, 1.jpg। ये आपका बहुत सिंपल सा पाथ है, ये आपका कभी भी पाथ फेल नहीं होगा और आराम से हर ब्राउजर पे चलता हुआ नजर आएगा। मैं यहां पे जाके क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, इमेज आपके सामने आ जाएगी। देखिएगा, देखिए बहुत सारे बंदे गलती करते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो क्या करते हैं, वो इसका पाथ यहां से उठाने लग जाते हैं। ये पाथ ना आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग बना हुआ पाथ है, मगर ये जो है इमेजेस स्लैश 1.jpg ये फोल्डर में अटैचमेंट से बना हुआ पाथ है। कि फोल्डर जो मेन फोल्डर है, मतलब बेसिक टैग्स जिसमें मैं काम कर रहा हूं, उसमें home.html फाइल है और इमेजेस का फोल्डर है। home.html फाइल को इमेजेस के फोल्डर से क्या करना है, कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके इमेज को लाना है। ये एक सिंपल सा पाथ है, कभी भी फेल नहीं होगा। मान लीजिए सामने वाले बंदे को आप ये बेसिक टैग्स का फोल्डर दे रहे हैं, जिससे मैंने बेसिक टैग दिया, तो बेसिक टैग्स के साथ में इमेज का भी फोल्डर जाएगा। जब वो बंदा इस फाइल को क्लिक करेगा तो उसके सामने भी इमेज नजर आएगी। तो एसआरसी पहला एट्रीब्यूट है जो इमेज के पाथ के लिए क्या होता है, यूज होता है। अब दूसरा एट्रीब्यूट देखिए, दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, यहां पे दूसरे एट्रीब्यूट का नाम है विड्थ। विड्थ का काम होता है कि आपकी इमेज की चौड़ाई कितनी रखनी है, मतलब इमेज कितनी छोटी बड़ी करनी है, मतलब इमेज का जो साइज है वो कितना करना है। और ये अभी हम पिक्सल और परसेंटेज में यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको क्या करूंगा, पिक्सल में यूज करके दिखाऊंगा। मैंने अभी देखो ये डिफॉल्ट में कितना पिक्सल ले रहा है, आप यहां से देख सकते हैं। देखिएगा, आप इस पे कर्सर करिए, ये आपको बताएगा कि इसका साइज क्या, देखिए 400 इंटू 300 इसका पिक्सल है। तो आप इमेज के साइज को देके, इमेज के विड्थ और हाइट को देके आप उसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहां पे जाएंगे और आगे इसके लिखेंगे विड्थ। विड्थ लिखते ही मैंने यहां पे 300 लिखा, 300 ये लेता है डिफॉल्ट में पिक्सल में, आपकी इमेज की विड्थ क्या होगी, छोटी हो जाएगी। और तीसरा एट्रीब्यूट है हाइट। हाइट मतलब लंबाई, ये एरिया कितना करना है, तो मैंने बोल दिया 200। तो 200 करते ही हाइट का एरिया भी क्या होगा, छोटा बड़ा हो सकता है। देखिएगा, मैं यहां पे जाके क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, आपके सामने इमेज छोटी बड़ी नजर आएगी। देखिए, विड्थ मतलब ये एरिया, ध्यान रखिएगा, और हाइट मतलब ये एरिया, मतलब टॉप टू बॉटम वाला एरिया हाइट होता है और लेफ्ट टू राइट वाला एरिया विड्थ कहलाता है। थोड़ा टेक्निकली हम क्लियर कर लेते हैं जिससे आपको कहीं भी डाउट ना हो। और ये आपके सामने क्लियर हो गया कि एसआरसी होता है इमेज को डिस्प्ले करने के लिए, विड्थ होता है आपको चौड़ाई देने के लिए, और हाइट होता है लंबाई देने के लिए। और एक चीज और बता देता हूं कि इमेज आपका इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट का मतलब है जितना इमेज का विड्थ है उतना वो स्पेस क्या कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा। जैसे मुझे एक और इमेज लगानी है, देखिएगा, मैं यहीं पे जाता हूं, जाके मैं इस लाइन को कॉपी करके इमेज का पाथ बदल के 2.jpg कर देता हूं। मतलब इस फोल्डर में 2.jpg है ना, देखिए ये इमेज लगानी है, मैं यहां पे जाके रिफ्रेश करता हूं, देखिए दूसरी इमेज आ जाएगी। तो इसका मतलब है इमेज यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है इनलाइन एलिमेंट को, कि एक एलिमेंट यहां, एक एलिमेंट यहां। अगर ये ब्लॉक होता तो एक लाइन में एक इमेज आपके सामने डिस्प्ले होती। और एक चीज और है, देखिएगा, मैं एक और इमेज लगा देता हूं यहां पे, यहां जाके ना एक चीज देखिएगा, मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे 3.jpg को कनेक्ट कर देता हूं, और 3.jpg को कनेक्ट करके यहां पे चेक करता हूं, तीसरी इमेज आ गई। एक क्वेश्चन बनता है मेरे सामने, बहुत मैं स्टूडेंट से पूछता भी हूं कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने यहां पे तीनों को एक लाइन में रखा है, ये किस चीज का स्पेस है, देखिए ये व्हाइट स्पेस किस चीज का नजर आ रहा है, दो इमेज के बीच में वो जो गैप है वो क्या है। तो एक चीज नोटिस करिएगा, मैं आपको बताता हूं, आपने यहां पे क्या किया, इस इमेज को एंटर देके नीचे कर दिया। जैसे ही आप एंटर देते हैं वो एक स्पेस तो काउंट करता है, मतलब वो अपने आप स्पेस नहीं लेता। जैसे मान लीजिए आपने यहां पे क्या किया, खुद से इतने सारे स्पेस दे दिए, वो नहीं लेगा, वो एक स्पेस के अलावा कुछ नहीं लेगा। ये देखिएगा, कुछ नहीं ले रहा, देखिए। मगर एक चीज का ध्यान तो रखो, आप यहां पे ये ध्यान रखो कि ये जो इमेज है, ये इमेज आपने अगर इसको ऐसे चिपका के लिखा होता, जैसे अगर आपने ऐसे चिपका के लिखा होता तो ये स्पेस लेके नहीं आता। तो ये ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजें ना आपको इंटरव्यू में पकड़ के पूछ लेंगे, आप फंस जाएंगे, क्योंकि अगर आप चिपका के लिखेंगे तो स्पेस नहीं आएगा। देखिएगा, मैं यहां पे रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूं, देखिए अभी तीनों इमेज क्या है, चिपक के आ रही है, मगर जैसे ही आप इसको यहां पे एंटर देते हैं ये एक स्पेस को काउंट करने लग जाता है, फिर आप एंटर देते हैं एक स्पेस और काउंट करने लग जाता है, तो आपके सामने व्हाइट स्पेस नजर आने लग जाता है। ये ना थोड़ा सा तरीका होता है समझने का कि ये कैसे स्पेस दे रहा था, तो ये भी चीज आपके सामने क्लियर
क्लियर हो गई होंगी। इमेज के कुछ और एट्रीब्यूट हैं, उसको भी हम क्या करते हैं समझते हैं। देखिएगा, ये जो इमेज है ना, इमेज टैग तो आ गया। इमेज कितने एट्रीब्यूट्स लेके आ रहा है? 3 एट्रीब्यूट्स, एसआरसी, विड्थ और हाइट। एसआरसी सोर्स के लिए, विड्थ चौड़ाई, हाइट लंबाई। यहां पे एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है टाइटल। और टाइटल को आप टाइटल टैग से कंपेयर मत करिएगा। टाइटल इमेज का टाइटल है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल में दे दिया आईफोन। जो ये टाइटल टैग होता है, ये टाइटल टैग काम आता है जब आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और इमेज के ऊपर कर्सर करेंगे तो ये टाइटल नजर आएगा। देखिएगा, आईफोन देखिए लिखा हुआ आ रहा है, कर्सर के पास देखिएगा, कर्सर के पॉइंटर के पास आपको थोड़ी चीजें नजर आएंगी। मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। देखिए आईफोन आ रहा है, देखिए। तो कर्सर के बाद अगर कोई टेक्स्ट डिस्प्ले होता है तो उसको हम इमेज का टाइटल बोलते हैं। टाइटल भी आपके सामने क्लियर हो गया होगा। और टाइटल देना इसलिए जरूरी है कि जब हम कोई एसईओ से रिलेटेड काम करते हैं तो सामने वाला बंदा जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता है, वो हमें रिपोर्ट बना के देता है कि हर इमेज टैग के अंदर टाइटल का होना जरूरी है। क्योंकि जो हमारा सर्च इंजन है वो इमेज को थोड़ी पढ़ेगा, वो टाइटल और इस टाइप के कंटेंट को पढ़ सकता है। तो अभी टाइटल भी क्लियर हो गया होगा। और पांचवा एट्रीब्यूट है यहाँ पे एएलटी, मतलब मैंडेटरी नहीं है, आपको पता होना जरूरी है। मतलब मैंडेटरी कुछ नहीं है, पता होगा तो हम इस चीजों को आगे एक्सप्लेन कर पाएंगे। एएलटी का मतलब क्या होता है? एएलटी का फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इमेज नहीं आई, अल्टरनेटिव का मतलब है इमेज अगर नहीं आई तो उसकी जगह क्या दिखाना है। मैंने बोला कि उसकी जगह WSQ टैग लिखा हुआ आना चाहिए। अगर इमेज नहीं आई तो उसकी जगह क्या आना चाहिए? WSQ टैग। अभी हम रिफ्रेश करते, नहीं आया WSQ टैग, क्योंकि इमेज नहीं आने के लिए इमेज का नाम गलत होना चाहिए या इमेज का पाथ गलत होना चाहिए। अगर आपकी इमेज का पाथ गलत है और इन द केस अगर आपकी इमेज ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं हो रही तो उसके रिस्पेक्ट में आपके सामने क्या डिस्प्ले होगा? उसका अल्टरनेट। अल्टरनेट का क्लियर सा लॉजिक है, जैसे अगर मैं नहीं आया तो मेरी जगह कोई और अल्टरनेट आएंगे। तो अल्टरनेट यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इमेज नहीं आती तो उसकी जगह क्या दिखाना है? तो उसकी जगह अपने को दिखाना है WSQ टैग। देखिएगा, यहां पे रिफ्रेश करते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना, आपके सिस्टम में नेट स्लो होता है तो इमेज लोड नहीं होती, तो अल्टरनेट वहां पे ये बता सकता है ना कि आईफोन की इमेज है, सामने वाला बंदा यहां पे जाके क्लिक कर सकता है। तो अल्टरनेट एक तरह से इमेज का क्या अल्टरनेट है। इमेज अगर किसी केस में नहीं आई तो उसकी जगह क्या दिखाना है, वो आपका अल्टरनेट है। और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, मगर हम अभी 5 एट्रीब्यूट पे इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट्स हम आगे धीरे धीरे चीजों को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो इमेज टैग भी आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो गाइस, आपको मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर करा दी, आपको बेसिक टैग्स क्लियर हो गए। अब पॉइंट वाइज क्लियर कर रहा हूं, कहीं भी कोई चीज छूटेगी नहीं और आप एक अच्छे लेवल के डेवलपर और अच्छे लेवल के लॉजिक्स को तैयार कर पाएंगे। तो अभी के पार्ट में हम इतना ही है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, चीजों को क्लियर रखिएगा, आगे और धीरे धीरे चीजें आपके सामने बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।